नमस्कार और स्वागत है आपका नॉलेज एक्सप्लेनर में। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला वीडियो खत्म कर दिया था। तुम क्या बोल रहे हो? साफ था कि इस दुनिया में अच्छे कॉन्स्टलेशंस भी थे। वे वही कॉन्स्टलेशंस थे जिन्हें मैंने वेज ऑफ सर्वाइवल में पढ़ा था। जब वेज ऑफ सर्वाइवल वास्तविकता बन गया तो मैंने कुछ कॉन्स्टलेशंस को फिर से जांचा। फिर भी उनका मूल स्वभाव कॉन्स्टलेशन ही रहा। कॉन्स्टलेशन नूवो रिचर स्नेक बॉस चंचल इनकार्नेशन को देख रहा है। मुझे नहीं पता मेरा चेहरा कैसा था, लेकिन जंग हेइंग की आंखों में चिंता थी। क्या कुछ गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ हिचकिचाहट के साथ मैंने हल्का सिर हिलाया। जंग हेइंग ने सीधे मेरी ओर देखा और बोला, मुझे सुनना है। इसमें कुछ परिचित सा था और मैं मुस्कुरा नहीं रोक सका। मैंने जंग हेइंग के चेहरे को गौर से देखा। नाक तीखी, गोरी त्वचा पर भौहें नर्म रेखाओं में, नीचे गहरी और साफ आंखें। दिल में हल्का पछतावा भर आया। वो एक बच्चा है जो कहानियां पसंद करता है। चूंकि यू जोंगयूक अच्छा इंसान है, इस व्यक्ति को वास्तविकता की कड़वाहट चखनी चाहिए। जोंगयूक लोगों की बात नहीं सुनता। दूसरे को अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। मेरी सारी टिप्पणियों का नतीजा अब मेरे सामने था। उसके पास दुनिया देखने की आंखें, सांस लेने की नाक और कहानी सुनने के कान थे। शायद पछतावे की वजह से मैं अनजाने में पहला शब्द बोल पड़ा। कुछ लोग बुरे सोचते हैं। लोग। मैंने सिर हिलाया और जारी रखा, वे कुल मिलाकर बुरे लोग हैं। वे दूसरों को तंग करते हैं, गपशप करते हैं और कुछ भयानक काम भी करते हैं। जंग हेइंग ने कहानी सुनी और पूछा, क्या तुम उन लोगों से नफरत करते हो जिनकी बात कर रहे हो? ऐसा सोचा था, लेकिन अब नहीं जानता। मुझे नहीं पता मैं गंभीर था या नहीं। कुछ लोग मेरी उम्मीद से बेहतर थे और कुछ ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मैं जानता था। वेज ऑफ सर्वाइवल के अनगिनत शब्द जो मैंने पहले पढ़े थे, दिमाग में कौंध गए। उनमें असली क्या है, वास्तविकता क्या है और नकली क्या, मुझे अच्छी तरह नहीं पता। जंग हेइंग ने मेरे अस्पष्ट शब्दों के बावजूद चुपचाप सुना। कितना समय बीता। जंग हेइंग ने कुछ सोचा। ये समझना मुश्किल है कि तुम्हें बिल्कुल क्या परेशान कर रहा है। तो क्या तुम इन लोगों के बारे में और जानना चाहते हो? क्या वे बुरे लगते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हो सकते हैं? खैर, क्या ये तुम्हारी उम्मीद नहीं है? नहीं। ये क्यों इतना रोमांटिक लग रहा था? प्रतिक्रिया हुई, लेकिन सोचने पर यही समस्या हो सकती थी। जंग हेइंग ने सिर हिलाया और कहा, कभी कभी बात करनी चाहिए। लोगों से बात करो। बात करने से क्या फायदा? क्यों? बस मैं इसे अच्छे से समझा नहीं सकता था। यह एक असहाय भाव था जो बयान नहीं हो सकता। फिर भी जब इंसान सबसे असहाय होता है, वही सबसे सच्चा होता है। मुझे लगता है एक बड़ी दीवार है। द फोर्थ वॉल तुम्हें देख रहा है। तुम और मैं इस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन असल में संवाद नहीं हो रहा। इस दुनिया में संवाद जैसी कोई चीज नहीं। द अनआइडेंटिफाइड वॉल फोर्थ वॉल को देख रहा है। किम डोक्चा ने सोचा, शायद वास्तविकता या नॉवल सब एक जैसा है। इतने लंबे समय से पढ़ा, फिर भी नहीं जानता। शायद कभी न जानूं। मुझे लगा मैं गलतफहमी में हूं और जैसे ही ये शब्द बोलूंगा, सब बदल जाएगा। ये भ्रम जंग हेइंग के शब्दों से टूटा। मैं दूसरों से अलग हो सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है। क्या हर किसी की एक दीवार होती है और संवाद असंभव है? ये तो साफ है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि दोस्ताना जंग हेइंग ऐसा सोचता है। थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जंग हेइंग बोला, फिर भी बात करनी चाहिए। भले ही बड़ी दीवार हो, उस दीवार के पीछे एक इंसान है। दीवार होने पर क्या कह सकते हैं? दीवार पर लिखो। मेरे मुंह से बोल बेकाबू निकले। अगर शौच या पेशाब करोगे तो दीवार पर कुछ निशान छोड़ेगा। ऐसे ही दूसरा पक्ष इसे पहचान लेगा। ऐसा क्यों करोगे? दूसरा पक्ष तो दीवार के पार है। फिर भी निशान छोड़ना चाहिए। समझ में आया। कोई स्पष्ट मतलब नहीं। फिर बस ये जरूरी है कि तुमने छोड़ा। दूसरा पक्ष नहीं जान सकता तो क्यों? कम से कम दीवार तो बदली। मैं एक पल को चुप रहा। जंग हेइंग ने दृढ़ स्वर में बोला, फिर एक दिन कोई इसे पढ़ सकता है। मैं जंग हेइंग को देखता रहा। जंग हेइंग, जो मेरी लालच की वजह से इस दुनिया में आया, मुझसे बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। शायद वह मुझसे बेहतर इंसान बन गया। मैं कुछ कड़वाहट के साथ हंसा। एक सवाल है। ओह, क्या तुमने कॉन्स्टलेशंस से भी ऐसे बात की? वो। उसकी हिचकिचाहट से लगता है मैं सही हूँ। मुझे कॉन्स्टलेशंस की सोच का थोड़ा अंदाजा था। वे ब्रह्मांड के सबसे भारी, लेकिन साथ ही सबसे अकेले प्राणी थे। वे लेखक भी थे और कहानियां देखने वाले भी। जंग हेइंग ने मेरी तरह उनकी भी सुनी होगी। हाँ, लगता है जंग हेइंग ने इनकी डायरी भी पढ़ ली। कॉन्स्टलेशन नूवो रिचर स्नेक बॉस चंचल इनकार्नेशन को देख रहा है। जंग हेइंग ने एक साथ हवा की ओर देखा। बीयू की दखलंदाजी की वजह से नूवो रिचर स्नेक बॉस अभी मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ सका। बेशक ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जंग हेइंग ने असहज स्वर में पूछा, क्या ये बदमाश यहाँ रुकने की सोच रहा है?
शायद वह शर्मिंदा था और शायद चैनल बर्बाद करने का इरादा कर लिया। थोड़ा सोचकर मैंने आखिरकार फैसला किया, जंग हेइंग सही था। भले दीवार हो, मुझे इस दीवार पर कुछ लिखना था, ये जानते हुए भी कि इससे पहले लिखा बदलेगा। मैं सिर्फ पढ़ने वाला इंसान नहीं बनना चाहता था। जंग हेइंग, क्या तुम इस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हो? जब सोचा तो मैं हमेशा पाठक की तरह व्यवहार करता आया हूँ। जिस अंत को देखना चाहता हूँ उसके लिए नई कहानी रचनी होगी। वैसे मैंने वास्तविकता को पहले ही तोड़ा है, बस यह नहीं पता कि इसे कौन पढ़ेगा। कौन, मुझे नहीं पता कॉन्स्टलेशंस मेरे सुझाव मानेंगे या नहीं। अब जब चैनल खुल गया, अगर वह व्यक्ति मदद करे तो रेवोल्यूशनरी सिनेरियो बिना दिक्कत खत्म हो जाएगा। 5वीं नाइट आ गई है। भयानक बांसुरी की आवाजें सुनाई दी। मैंने औद्योगिक परिसर के चारों ओर देखा। उग्र आग में लोग चीख रहे थे। मेरा चेहरा सख्त हो गया और मैंने बिखरे आइलीन और मार्क की ओर बोला, सभी नागरिकों को इकट्ठा करो। ड्यूक कोने में था। चौथी नाइट खत्म होने के बाद ये साफ था, फैक्ट्री का संचालन अपहृत स्लेव्स की वजह से बंद हो गया था, इसीलिए ड्यूक अभी बाहर नहीं आ सका। फिर भी इस नाइट ड्यूक ने कुलीनों के साथ बाहर कदम रखा। किम डोकचा ने सोचा, वो क्या करने का इरादा रखता है। नए कॉन्स्टलेशन के दखल के कारण मेरा दिमाग थोड़ा उलझा था। ऊपर से जिस कॉन्स्टलेशन को मैंने बुलाया वह अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, सकारात्मक सोचें, यह एक मौका हो सकता है। हाँ, मुझे कमजोर दिमाग की जरूरत नहीं। मैं अब एक कॉन्स्टलेशन हूँ। अब तक अच्छा किया और कोई दिक्कत नहीं होगी। जंग हेइंग, एक्सिक्यूशनर्स का ख्याल रखो, बाकी कुलीनों से बिल्कुल मत उलझो। जान गया। मैंने वे ऑफ द विंड का इस्तेमाल करते हुए सड़कों से दौड़ा और सबसे बड़ी आग जल रही जगह पहुंचा। कितनी देर दौड़ा, जल्द ही एक राक्षस दिखा जो टूटी इमारत की मीनार पर खड़ा था। क्या तुम रेवोल्यूशनरी हो? लंबे बालों वाला राक्षस जिसके शरीर से लाल आग निकल रही थी। उसके पूरे शरीर से निकलने वाली गर्मी से मेरा चेहरा चुभ रहा था। यह एक तीखी गर्मी की लहर थी। मैंने पीली आग को देखा और समझ गया कि यह शक्ति क्या थी। 73वें डेमन रेल्म में इस तरह की कहानी सिर्फ एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करता था, मार्क्वस ओम्ब्रोस। वह ड्यूक के बाद 73वें डेमन रेल्म का सबसे ताकतवर कुलीन था। पहले जब मैं कॉन्स्टलेशन नहीं बना था तो उससे टकराने में हिचकता, लेकिन ओम्ब्रोस का चेहरा अजीब था। मैं ओम्ब्रोस हूँ, ओम्बरोज नहीं। अरे, नाम गलत हो गया। मैं किम डोकचा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा के नाम याद रखना मेरे लिए भी मुश्किल है। हाँ, लगता है मुझे नामों की डायरी रखनी पड़ेगी। ओम्ब्रोस बुदबुदाता रहा जैसे उसकी शान को ठेस पहुंची हो। मुझे जानते हुए भी भाग नहीं रहे। सोचा था ज्ञानी हो, लेकिन बस किस्मत वाले निकले। अगर मैं भाग जाऊं तो तुम्हें ज्यादा किस्मत मिलेगी, ओम्ब्रोस। कहा ना, ओम्ब्रोस। जवाब देने के बजाय मैंने अपने शरीर में जादुई शक्ति बढ़ाई। पिछली बार मैंने कॉन्स्टलेशन की स्थिति से लड़ाई लड़ी थी। इस बार विरोधी ताकतवर था और ओम्ब्रोस के खिलाफ ये काम नहीं करेगा। ये पूरी ताकत की लड़ाई थी। द फिफ्थ बुकमार्क, काइरगियोस रॉड रेम इज सेलेक्टेड। द एक्सक्लूसिव स्किल मिनिचराइजेशन लव 3 इज एक्टिवेटेड। द एक्सक्लूसिव स्किल इलेक्ट्रिफिकेशन लव 11 जोड़ 1 हैज बीन एक्टिवेटेड। ओम्ब्रोस के मुट्ठी से पीली गर्मी की लहर फूट पड़ी। ये ब्रिलियंट एक्सप्लोजन उसकी कहानी का कौशल था। 73वें डेमन रेल्म में सबसे प्रभावशाली विस्फोट स्टिग्मा था। शक्ति मजबूत थी, लेकिन बचना मुश्किल नहीं था। विस्फोट का दायरा बड़ा था, इसलिए इसे लंबी दूरी का हमला माना जाता था। तू चूहा, कॉन्स्टलेशन, नेल ईटिंग रैट, डेमन ओम्ब्रोस के शब्दों से नफरत करता है। ओम्ब्रोस को छोटे आकार के मेरे साथ साधारण विस्फोट से निपटना मुश्किल लगा और उसने अपनी रणनीति बदली। उसके हाथों की गर्मी तेजी से सिकुड़कर छोटी गेंद में बदल गई। मर जा। संपीड़ित गर्मी उसके हाथों के आसपास ज्यादा तीव्र थी। उसने सोचा कि दायरा कम करने के बाद मुझे ताकत से दबा देगा। यह अच्छी योजना थी, लेकिन गलत विरोधी से टकराया। मैं कोई साधारण इनकार्नेशन नहीं था। मैंने उग्र विस्फोट को देखा और बिना हिचक मुट्ठी बढ़ाए मेरी जादुई शक्ति से भरा प्रहार विस्फोट के केंद्र को गहराई से भेद गया। कानों में एक पल के लिए बजन हुआ और विस्फोट के टुकड़े हवा में बिखर गए। इलाके की आग बह गई और बुझ गई। सिर्फ नीले सफेद बिजली चारों ओर बिखरी। एक आवाज सुनाई दी और मेरी दृष्टि सफेद पड़ गई। कॉन्स्टलेशन नूवो रिचेस स्नेक बॉस तुम्हारी ताकत से हैरान है। ओम्ब्रोस उस जगह पर नहीं दिखा जहां नीले सफेद बिजली ने मारा। शायद उड़ गया या मर गया। हे भगवान, औद्योगिक परिसर बुरी तरह तबाह हो गया। कुछ नागरिकों ने मेरी ताकत देखी और घुटनों पर झुक गए। इस बिंदु पर मुझे नहीं पता मैं लड़ाई में कैसे था। अगर सही से सिनेरियो में लौटूं तो क्या कुछ कॉन्स्टलेशन से एक एक करके जीत सकता हूं। तुम्हारा इनकार्नेशन शरीर इस्तेमाल की गई शक्ति को संभाल नहीं सकता। तुम्हारे इनकार्नेशन शरीर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। फिर शुरू हो गया। फिर भी ठीक है। इससे पहले कि मेरा शरीर पूरी तरह बर्बाद हो, ये खत्म हो जाएगा। वाह, क्या उन्हें इस स्थिति ने प्रेरित किया। आसपास के नागरिक चिल्लाने लगे।
रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी नए कॉन्स्टलेशंस ने # योजक चिन्ह 90594 चैनल में प्रवेश किया है। कॉन्स्टलेशंस की संख्या बढ़ती जा रही थी। बिहियोन के चैनल से अलग अनुभव था, शायद इसलिए कि मैं इसे अपना चैनल मानता हूं। मैं कुलीनों की ओर गया। वाह, ड्यूक ने फैक्ट्री के बिना बाहर आकर खुद का अंत ला दिया। गुस्साए नागरिकों की लहर धीरे धीरे कुलीनों को पीछे धकेल रही थी। कितनी देर हुई, आखिरकार हम फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे। क्रांति पास है, बस थोड़ा और, किसी ने चिल्लाया। लेकिन अगले पल जमीन के गहरे हिस्से से भूकंप आया। भ्रमित नागरिक चीखे और जमीन पर बैठ गए। मेरे सामने कुछ खड़ा हुआ सा लगा। एक विशाल इमारत जो पुराने जानवर की तरह सो रही थी, अपना शरीर उठा रही थी। स्टीम इंजन जैसी आवाजें थीं। रात के आकाश में कालिक भर गई और तेज आवाजें कानों को चीर रही थीं। मेरा दिल अचानक डूब गया। फैक्ट्री चल रही थी, कैसे? फिर भी सोचने की फुर्सत नहीं थी। एक विशाल मुट्ठी ने मेरे बेबस शरीर को मारा। कुछ इमारतें टूट गईं और स्टील के फ्रेम चकनाचूर हो गए। एक पल के लिए होश खोया, फिर लौटा। तुम्हारा इनकार्नेशन शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। अपनी कहानियों के टूटने से बचने के लिए मुख्य सिनेरियो में प्रवेश करो। शरीर से खून बहा और मेरी कहानियां हिल गईं। शाप, मेरा दिमाग इतना उलझा कि लापरवाही हुई। ऐसी गलती, फिर भी समझ नहीं आ रहा था जितना सोचूं। फैक्ट्री कैसे चल रही थी? कॉन्स्टलेशन नूवो रिचेस्ट स्नेक बॉस इस दृश्य से खुश है। कॉन्स्टलेशन नेल ईटिंग रैट तुम्हारी कठिनाइयों का आनंद ले रहा है। कुछ कॉन्स्टलेशंस चाहते हैं कि तुम्हें और दर्द हो। शाप, चैनल खोला, लेकिन ये लोग मेरे पक्ष में नहीं। दांत पीसकर जब शरीर उठाया तो एक परिचित नाम सुनाई दिया। कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड अपने बाल पकड़ते हुए तुम्हें गौर से देख रहा है। क्या वाकई ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन आया? द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड तुम्हारे पहनावे को संकुचित आंखों से देख रहा है। उस नजर से अजीब सा स्थिरता का एहसास हुआ। किसी की नजर से सुकून महसूस करना अजीब था। प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड तुम्हें देख रहा है। ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन को अभी तक पता नहीं चला था। उसे यकीन नहीं था कि मैं किम डॉक चाहूं या नहीं। शायद मेरे चेहरे को ढकने वाली कहानी की वजह से। थोड़ा सोचकर मैंने उसे भरोसा दिलाने का फैसला किया। हाँ, सही है, मैं ही हूँ। हवा में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। थोड़ी देर बाद, द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड तुम्हारी पहचान से हैरान है। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड पूछ रहा है कि तुम जिंदा कैसे हो। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड सोच रहा है कि तुम यहाँ क्यों हो। मेरे लिए ही उड़ते मैसेज जैसे आकाश को ढक रहे थे। ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन, वह न तो पूर्ण अच्छाई का न पूर्ण बुराई का हिस्सा है। वह तटस्थ प्रणाली का है। शरारती भी है लेकिन उदासीन भी। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह आसानी से अन्य कॉन्स्टलेशन से नहीं जुड़ता। ये वही ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन था जिसे मैं वेज ऑफ सर्वाइवल से जानता था। वेज ऑफ सर्वाइवल में सबसे ताकतवर कॉन्स्टलेशंस में से एक, जिसने कई कॉन्स्टलेशंस से लड़ाई की और एक शानदार मिथक ग्रेट कहानी बनाई। फिर भी वह अंत तक गहरे बंधन के बिना अकेला मर गया। हाँ, लगता है मेरी किताब ने उसकी एकाकी कहानी का प्लॉट भी लिख दिया। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। मैंने ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन के मैसेज सुनते हुए धीरे से आंखें बंद की। मुझे अपनी जानकारी पर भरोसा करना जरूरी था। लेकिन ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन, तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई। ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन काफी देर तक चुप रहा। हम दोनों कॉन्स्टलेशंस हो सकते हैं, लेकिन उसका वजूद ऐसा था कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। फिर भी इस पल मुझे लगा वह मेरे सामने खड़ा है। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड लंबे समय तक मीठे शब्द बोल रहा है। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड अपने बाल बार बार पकड़ रहा और छोड़ रहा है। अगले पल कुछ आकाश से गिरा। मैंने अनजाने में उसे पकड़ लिया। ये ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन के बाल थे। मैं हंस नहीं रोक सका। शायद यही तरीका था जिससे ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन किसी पर भरोसा दिखाता था। हाँ, लगता है उसने मेरी कहानी में बालों का ट्विस्ट जोड़ दिया। कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड को तुम्हारी समझ थोड़ी बढ़ गई है। मैंने ग्रेट सेज द इक्वल ऑफ हेवन की ओर बोला। मेरा यहाँ होना गुप्त है, समझे? द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड सिर हिला रहा है। ये कॉन्स्टलेशन मुझसे बेहतर था और मेरा राज अच्छे से रखेगा। वैसे तुम यहाँ कैसे आए? बोलते बोलते एक टूटी इमारत की दीवार हिली और कोई सामने आया। ये जंग हीइंग था जिसके ऊपर से मिट्टी गिर रही थी। सौभाग्य से लड़ाकू अभी तक सुरक्षित था। यू जॉन्ग ह्यूक, ठीक हो? द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड अजीब चेहरा बना रहा है। हाँ, याद आया, मैं अभी भी यू जॉन्ग ह्यूक का नाम बेच रहा हूँ। जंग हेइंग को अपना असली नाम बताने का समय था। मैंने बाहर की स्थिति पूछी। बाहर कैसा है?
अच्छा नहीं, मुझे लगता था मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। औद्योगिक परिसर भूकंप की तरह हिल रहा था। नागरिकों की चीखें चारों ओर से आ रही थीं और जंग हेइंग का चेहरा सख्त हो गया। ड्यूक तुम्हें ढूंढते हुए औद्योगिक परिसर को बर्बाद कर रहा है। अगर यह जगह बर्बाद न हुई तो अजीब होता। एक बार ड्यूक ने फैक्ट्री शुरू कर दी तो उसे रोकना असंभव था। फिर भी अब पीछे हटना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक्सिक्यूशनर्स कैसे हैं? बस एक बच्चा है, वह भागने में माहिर है। जंग हेइंग के गालों पर राक्षसों का खून लड़ाकू की आभा को ढक रहा था। इतने कम समय में यह उल्लेखनीय उपलब्धि थी। बचे हुए को संभाल लो। फिर ड्यूक बोलते बोलते मेरे चेहरे के आसपास चिंगारियां निकली। मेरे घुटने तुरंत कमजोर पड़ गए। अरे तुम! हैरान जंग हेइंग दौड़ा और मेरे कंधे को पकड़ा। मेरी त्वचा फटने लगी। तुम्हारी टूटी कहानी ढह रही है। निर्वासन की सजा फिर से शुरू होगी। तुम्हारे इनकार्नेशन शरीर की मजबूती खतरनाक स्तर पर है। यह शापित इनकार्नेशन शरीर आसान नहीं था। यू जोंगह्यूक से ज्यादा सनफिश का उपनाम मुझ पर फिट बैठता है। बियू बात, मैंने पुकारा और बियू की उंगलियां हवा में हिली। फिर एक सिनेरियो मैसेज पॉप अप हुआ। अ न्यू सब सिनेरियो हैज अराइव्ड। जोड़, सब सिनेरियो स्टोरी रिपेयर, कैटेगरी सब, डिफिकल्टी लेवल डी, क्लियर कंडीशंस, अपने इनकार्नेशन शरीर की मजबूती को निश्चित स्तर तक बहाल करें। टाइम लिमिट कोई नहीं, कॉम्पेंसेशन कोई नहीं, फेलियर जोड़। ये वही सिनेरियो था जिसे मैंने बियू से पहले से मांगा था। आमतौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए सब सिनेरियोज का इस्तेमाल असंभव होता। बयूरो का औपचारिक चैनल कभी इसे अनुमति नहीं देता। द सब सिनेरियो ने निर्वासन की सजा को कम कर दिया। बियू के सिनेरियो की वजह से मेरे इनकार्नेशन शरीर की पीड़ा कम हुई। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड तुम्हारे सिनेरियो इस्तेमाल के तरीके में रुचि रखता है। 800 कॉइन्स स्पॉन्सर्ड किए गए। आमतौर पर अन्य कॉन्स्टलेशंस मुझे आलोचना की बौछार करते, लेकिन इस बार मुआवजा न होने की वजह से शोर नहीं हुआ। खैर, अब मैं निर्वासित हूं और लगातार सिनेरियोज लेना होगा। मुख्य सिनेरियो में प्रवेश तक इसे जारी रखना पड़ेगा। द सब सिनेरियो ने तुम्हारे इनकार्नेशन शरीर के ढहने को टाल दिया। मैंने मुश्किल से सांस ली और बियू की चिंतित आंखों से मुलाकात की। मैंने जानबूझकर मुस्कुराया। मैं ठीक हूं, तो चिंता मत करो। बियू ने सिर हिलाया और फिर गायब हो गई। उसे पूरे औद्योगिक परिसर में सिनेरियो संभालना था, तो बियू अभी व्यस्त होगी। मेरे शरीर के आसपास की चिंगारियां शांत हुईं और जंग हेइंग ने पूछा, तुम वाकई ठीक हो? पकड़ सकता हूं। आइलीन कहाँ है? वह माँ के साथ है। वे नागरिकों को खाली करा रहे हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था। फैक्ट्री चलते हुए नागरिकों का लड़ना बहुत मुश्किल था। अगर मुझे असली रेवोल्यूशनरी के छिपे होने का पता न होता। मैं चला और महीन धूल से ढके माहौल को देखा। गिरे हुए कुलीनों और नागरिकों के शव थे। क्या यही सब खत्म हो जाएगा? जंग हेइंग ने दूर फैक्ट्री की छाया देखी और होंठ काटे। बदला हुआ फैक्ट्री एक विशाल की तरह दिख रहा था। एक पुराना विशाल जिसके सिर पर चिमनी से धुआं निकल रहा था। विशाल ने पास की इमारत से कुछ खींचा। कूक! मरते हुए कुलीन ने संघर्ष किया जब फैक्ट्री के हाथों ने उसे पकड़ा। पास देखने पर वो वही मार्केस था जिससे मैं लड़ा था। ड्यूक! डूंग! उसने दर्द से चिल्लाया, फिर फैक्ट्री के ईंधन इंजन में कुचल गया। दांत पीसने की आवाज आई। फैक्ट्री के पावर प्लांट से भारी आग निकली जैसे वह संतुष्ट हो। अब मुझे पता चला ड्यूक ने फैक्ट्री कैसे चलाया। जंग हेइंग ने कमजोर स्वर में कहा, अपने ही लोगों को शक्ति का स्रोत बना रहा, ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब उसे औद्योगिक परिसर की परवाह नहीं। क्यों? ये तो उसका परिसर है। मैंने जवाब देने के बजाय लैमार्क किरण सक्रिय किया। ये कहानी के टुकड़ों से मेरे शरीर को अस्थायी रूप से ठीक करने के लिए था। किम डोकचा ने सोचा, ये लड़का डेमन किंग बनने के लिए दृढ़ है। फैक्ट्री के सिर से एक बड़ी आवाज निकली और आकाश को चुनौती दी। देखो कॉन्स्टलेशंस, ये वही है जो तुम चाहते हो। ये ड्यूक का रूप था जो अपनी बनाई कहानी में पूरी तरह डूब गया था। वह कितना बुरा था और कितने साल जिया। सभी प्राणी कहानी के सामने बच्चे ही हैं। ड्यूक के शब्दों से बियू के चैनल में और कॉन्स्टलेशंस आए। कुछ कम कॉन्स्टलेशंस ड्यूक सिस्विट्स के कार्यों में रुचि रखते हैं। शायद मैं भी ऐसा ही लगता हूँ। मुझे कुछ याद आया। कॉन्स्टलेशंस का ध्यान खींचना आसान है, लेकिन अच्छा सिनेरियो बनाना मुश्किल है। ये वेज ऑफ सर्वाइवल में डोकाए बी किंग का कहा था। मुझे लगा ये सही था। फिर एक विचार आया, अच्छा सिनेरियो क्या होता है? नहीं, क्या ये बिल्कुल मौजूद है? अगर हम छोड़ दें, थोड़ा इंतजार करो। मैंने जंग हेइंग को रोका और फैक्ट्री की ओर देखा। फैक्ट्री और स्टोरी वेपन्स ने असामान्य शक्ति पैदा की जो मौजूदा प्रोबेबिलिटी से बर्दाश्त नहीं हो सकती। यानी यह आत्मा विनाशकारी सिनेरियो के लिए परफेक्ट था। जैसा सोचा, रुक रुक कर चलते फैक्ट्री के जोड़ों से चिंगारियां निकली। मैंने जंग हेइंग को समझाया, शायद उसकी पर्सुएशन एनर्जी कम पड़ रही है। अगर उसके पास बस कुछ कुलीन हो तो ये ज्यादा देर नहीं चलेगा।
फैक्ट्री की पर्सुएशन एनर्जी जो उसका ईंधन थी अनगिनत कहानी के टुकड़ों से बनी थी। स्टोरी वेपन्स ने पर्सुएशन एनर्जी को खपाया और अस्थायी रूप से प्रोबेबिलिटी पर काबू पाया। आसान शब्दों में फैक्ट्री मेरे वर्तमान इनकार्नेशन शरीर जैसा था। जल्द ही यह प्रोबेबिलिटी तूफान में फंस जाएगा। लेकिन मेरी सोच के विपरीत फैक्ट्री की गतिविधियां धीमी नहीं हुई। द कॉन्स्टलेशन नूवो रिच स्नेक बॉस सिस्विट्स को खुश नजरों से देख रहा है। द कॉन्स्टलेशन नेल ईटिंग रैट सिस्विट्स के विनाश से खुश है। कुछ कॉन्स्टलेशंस प्रोबेबिलिटी के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। शाप, यही तो हुआ। प्रोबेबिलिटी देने वाले थे। रेवोल्यूशनरी कहाँ छिपा है? एक बार फिर भयानक भूकंप आया और नागरिक भयावह तरीके से चीखे। मैंने इमारत से सहारा लिया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जंग हेयिंग ने जल्दी से मेरी बांह पकड़ी। अब जाओगे तो मर जाओगे। यह नहीं दिखता। मैंने अपने इनकार्नेशन शरीर की मजबूती नापी। क्या मेरे पास इस दुश्मन को खत्म करने की ताकत है? नहीं पता। इलेक्ट्रिफिकेशन और वे ऑफ द विंड का इस्तेमाल करूं तो खत्म कर सकता हूं। फिर भी नहीं पता। जंग हेयिंग, आखिरी एक्सिक्यूशनर को मारो, बाकी मैं समहाव संभाल लूंगा। जंग हेयिंग मेरे शब्दों पर हकलाया। वह वजह, इतना क्यों कर रहे हो? भाग सकते हो। तुम असली रेवोल्यूशनरी नहीं हो। मुझे ये शापित कहानी नफरत है। क्या ये बहुत साफ है? मैं फैक्ट्री की ओर दौड़ा। सड़कें ज्यादातर खाली थीं। ज्यादातर नागरिक अपने घरों में फंसे थे और सांस रोक रहे थे। इस दृश्य को देखकर मुझे 111वें रेग्रेशन का यू जोंग्यूक याद आया। औद्योगिक परिसर की आखिरी नाइट आए और रेवोल्यूशनरी प्रकट नहीं हुआ। हाँ, यह अपेक्षित था। फिर भी मैंने अलग कहानी की उम्मीद की। अचानक एक नागरिक जो दीवार से सटा खून बहा रहा था, मेरी ओर हाथ बढ़ाया। रिवोल्यूशनरी? कौन सी क्रांति? ये सब क्या है? इतने लोगों को क्यों मरना पड़ा? इस सिनेरियो का क्या मकसद है? द कॉन्स्टलेशन नूवो रिच स्नेक बॉस तुम्हें घूर रहा है। द कॉन्स्टलेशन नेल ईटिंग रैट तुम्हारी ओर चिल्ला रहा है। द कॉन्स्टलेशन डॉग हु थ्रू हिमसेल्फ इनटू द फ्लेम्स तुम्हारे विनाश की इच्छा रखता है। कॉन्स्टलेशंस ने मेरी ओर मैसेज भेजे। बीयू को मजबूर होकर मुझे मैसेज भेजने पड़े और वह संघर्ष कर रही थी। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया कि यह ठीक है। ईमानदारी से पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हूं। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड तुम्हें देख रहा है। कम से कम एक मेरे पक्ष में था। द कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड चाहता है कि तुम इस शापित कबाड़ के ढेर को तोड़ दो। मैं हवा में उड़ गया। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।